ड्यूरिंग कोरोना ही जब पीक पर भी था तब भी और ये एक सॉर्ट ऑफ आश्चर्य के तौर पे भी देखा गया था, लेकिन उसके पीछे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी कंसेशंस दिए और सब कुछ दिए। मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि मान लीजिए 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन वगैरह भी मिलता है, तो वो एक सेंटिमेंटल बूस्ट ज्यादा होता है। तब भी आप मतलब 2-3 लाख रुपए की बचत जरूर है, लेकिन 1 करोड़ रुपया तो आप खर्च कर ही रहे हैं। तो इसे कैसे समझें कि क्या सिर्फ एक सेंटिमेंटल पुश की जरूरत है? अगर वास्तव में स्थिति इतनी टाइट होती तो फिर 1 करोड़ रुपया खर्च करना तो बड़ी बात हो जाती। विपिन जी, देखिए, अब हम अभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो लोग डील्स के ऊपर देखते हैं, ढूंढते हैं कि डील्स क्या है, अमेजोन के ऊपर डील क्या है। हमारे बिल्डर के ऑफिस पर आते हैं कि अच्छा कुछ डील्स हैं क्या, अच्छे डील्स हैं क्या जो आप बिल्डर लोग दे रहे हैं। कुछ स्टैंप ड्यूटी का राहत अभी नहीं है कि आप कुछ स्टैंप ड्यूटी अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ये एक मेंटली बात है कि लोग डील्स को ढूंढते हैं और डील्स देने के ऊपर कुछ कंक्लूजन भी होता है। तो मेरे अंदाज से ऐसी बात नहीं है कि कंसेशंस के ऊपर लोग नहीं देख रहे हैं, और रियल एस्टेट में भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आप 1 करोड़ के फ्लैट में 2-3% भी कम हो जाए तो 3 लाख रुपया काफी बड़ा नंबर होता है। तो मेरे अंदाज से काफी लोग चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए या कोई राहत मिल जाए। और सेकंड बात विपिन जी, जो बहुत बड़ी बात है वो है लोन्स। आज की तारीख में लोन 7% से कम है ये, और 5% तो इन्फ्लेशन चल रहा है। तो रियल जो आपको जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ आपका 2% है। तो मेरे अंदाज से ये भी बहुत बड़ी बात है, और लोगों को बहुत इजी तरीके से लोन मिल रहे हैं, 15 साल के, 20 साल के लोन। और अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको 3% PMAY स्कीम के अंदर राहत मिलती है 15 साल तक। तो ये दोनों बात आप देखेंगे कि प्राइसेस बड़े नहीं है। सेकंड, एक इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक में कवर हो जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट कम है, और डील्स अच्छे मिल रहे हैं। ये चारों बात आप साथ में देखेंगे, और ये वर्क फ्रॉम होम जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, तो होम्स एंड हाउसिंग हैज बिकम वेरी 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 अट्रैक्टिव। तो लोग चाहते हैं कि हम घर खरीदें या अपग्रेड करें हमारे घर, और काफी लोग इसके ऊपर गौर करते हैं। पहले क्या था कि हम सिर्फ वीकेंड में घर आते थे, और शायद हम घूमने फिरने निकले, और सुबह में निकले, शाम को आए, बच्चे लोग स्कूल कॉलेज चले जाए, मियाँ बीबी दोनों काम पर लग गए, तो घर का महत्व कम था। आज की तारीख में ये वर्क फ्रॉम होम 1.5 साल के ये 2 राउंड्स ऑफ कोविड के बारे में घर की महत्व बढ़ गई है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि जो रेडी स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी जा रहा है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन भी लोग चाहते हैं और अपग्रेड भी करना चाहते हैं। ये दो तीनों बात के कारण डिमांड कंटिन्यू हो रहा है, और मैं अपेक्षा रख रहा हूं कि ये कंटिन्यू रहेगी। जी, बड़ी खूबसूरती से आपने समझाया कि जो घर होने का एहसास है वो कैसे बदला कोरोना में, कोरोना काल के अंदर। पहले कहने के लिए था कि मेरे पास 1 BHK है, 2 BHK, लेकिन अब आप एहसास करते हैं कि मेरे पास एक घर है जिसमें मैं सुरक्षित हूं। तो पंकज जी, आप क्या ट्रेंड दिखा रही है रिपोर्ट? किस तरह के घरों की डिमांड इस समय ज़्यादा है? मतलब जैसे सर ने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग में तो आपके पास इतने फ़ायदे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं, अलग अलग लोन से लेकर तो सरकारी स्कीम तक के, कि आपके लिए एक बड़ा ल्यूक्रेटिव सा बन जाता है घर लेना। तो अभी किस तरह के घर प्रेफर कर रहे हैं लोग? देखिए, सब तरफ और सब तरीके के घरों में जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है। ऐसा नहीं है कि केवल अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर ही हमको इम्प्रूवमेंट दिखा। अगर आप पिछले 1 साल भर का डेटा देख लीजिए तो आपको एक ऑफ टेक जो है वो लग्जरी सेगमेंट में भी दिखाई दिया, सारे सेगमेंट्स में दिखाई दिया। और उसका रीजन है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर तो आया ही आया, लेकिन साथ में जो पुराने लोग जो छोटे घरों में रह रहे थे उन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करने की भी कोशिश की। तो यही कारण है कि अपग्रेडेशन डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ के आई और इस पीरियड में। तो इसके लिए मिड सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी आपको ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इवनली अगर आप देख लीजिए तो आपको अफोर्डेबल एंड प्रायोरिटी सेक्टर जो सेगमेंट है उसके अंदर भी आपको सिमिलर लेवल, तो मार्केट बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितने भी सेगमेंट की डिमांड है सारे सेगमेंट में आपको
एक एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक जो अफोर्डेबल सेगमेंट जो थोड़े से आउटस्कर्ट्स प्रॉपर्टीज थी, वहां पे थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज डिक्लाइन दिखाई दिया, लेकिन जितनी भी एंड यूजेबल प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पे जो हैबिटेबल लोकेशन के ऊपर हैं और आदमी घर जा करके रह सकता है एक पीरियड में, और जो करंट लोकेशंस हैं, वहां पे आपको हर एक सेगमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़िया है। अब यहाँ से थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग बातचीत कर लेते हैं। निरंजन सर, अभी तक का वक्त तो हमने जो देखा, आगे के प्रेडिक्शंस हैं कि थर्ड लेयर अबाउट टू हिट है और अक्टूबर में उसका पीक हो सकता है, लेकिन ये भी लगता है कि हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएं या इम्यूनाइजेशन हो जाए, काफ़ी बड़ी जनसंख्या को टीका लग गया है और आगे भी ये प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो इन सब के बीच आने वाले 1 से 2 क्वार्टर आपको रियल एस्टेट के लिए कैसे लगते हैं? आपने जो बातें कही वो एब्सोल्युटली हम भी सहमत हैं कि वैक्सीनेशन के कारण लोग ऑक्सीजन की सब इंतजाम हॉस्पिटल्स में किए हुए हैं, दवाइयाँ, बेड्स, ऐसे सब जो इंतजाम किए हुए हैं। मेरे अंदाज से थर्ड वेव की जरूर आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा नुकसानदारी होगी। मेरे अंदाज से हाउसिंग क्षेत्र का ये सेक्टर नेक्स्ट हाफ ईयर, नेक्स्ट 6 मंथ्स आप तेजी देखेंगे इन वॉल्यूम। डेफिनेटली प्राइसेस, जैसे पंकज जी ने कहा, अक्रॉस द बोर्ड शायद नहीं इंक्रीज करें, लेकिन कुछ सेक्टर्स में जहां अब स्टॉक्स खत्म हो गए हैं या अवेलेबिलिटी कम हो गई है, वहां आप जरूर कुछ प्राइसेस और दाम जरूर बढ़ेंगे। और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, वहां मुझे लगता है कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो तो फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आपको ज्यादा उस सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टील, सीमेंट वगैरह वगैरह जो दाम बढ़ गए हैं, वहां एक मार्जिन भी बहुत कम हो गया है और लोग वो सहन नहीं कर सकेंगे, डेवलपर भी बना नहीं सकेंगे। तो ये जहां सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाएगा नेक्स्ट 6 महीने के अंदर, उसके कारण कुछ दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन डिमांड जरूर बढ़ेगी। ओवरऑल ग्रोथ रहेगी, अब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जिस तरह के समय में हम हैं, और उसमें हाउसिंग की भी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। पंकज सर, आप अपनी 1 से 2 आने वाली रिपोर्ट्स को कैसे देख रहे हैं, कोई प्रोजेक्शन? देखिए, मेरे हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा और मैं बिल्कुल सहमत होता हूँ जो निरंजन सर बोल रहे हैं। मुझे इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। प्राइसिंग में मैं यही बोलूंगा कि एक सेलेक्टेड बिल्डर्स और सेलेक्टेड माइक्रो मार्केट में थोड़ा बहुत इम्प्रूव आपको भाव बढ़ते हुए दिखे, वो भी मॉडरेट इंक्रीज दिखाई देगी, बट वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, तो रियल एस्टेट के लिए आने वाला वक्त एक सेटिस्फैक्टरी वक्त हो सकता है। हम जिस लाइन ऑफ थॉट पे सोच रहे हैं, शायद वैसी चीज़ें होती हुई नजर आए। आशंकाएं बहुत सारी बनी रहेंगी, क्योंकि जिस वक्त में हम हैं कोरोना के, वो आशंकाओं से भरा हुआ है, लेकिन हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो जैसा निरंजन सर भी कह रहे थे कि तीसरी वेव आती भी है तो इतनी डिवास्टेटिंग नहीं होगी, इतनी ख़राब नहीं होगी जैसे हमने पहले 2 बार में देखा, और ये इसके भी हम थ्रू जाएंगे। और तमाम रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम दूसरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट से आती हैं, वो बताती हैं कि ग्रोथ पाथ पे ही हम हैं और उसका हिस्सा रियल एस्टेट भी बनने जा रहा है। और पंकज जी को भी ऐसी ही उम्मीद है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में। तो डेफिनेटली घर खरीदारों के लिए भी यही रहेगा। बाकी कहाँ प्राइसेस बढ़ेंगे, कहाँ इन्वेंट्री अवेलेबल रहेगी, किस तरह के स्कीम्स निकलते हुए रहेंगे, कहाँ आपको बेहतर डील्स मिलेंगी, ये सारी चर्चा आई होप कि आपने अच्छे से एब्जॉर्ब की होगी। और हम आगे चलते हुए उम्मीद करते हैं कि इन सब के बीच में आपको भी अपना घर खरीदने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो आप दोनों ही महानुभावों का आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विस्तार से इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने धैर्यपूर्वक हमें सुना। आपसे यही निवेदन है कि बाहर जाते समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और घर के अंदर भी जो एहतियात बरतने हैं उन्हें बिल्कुल ना भूलें।